तो हिंदी का एग्ज़ाम हो गया है। चलिए अब चेक करते हैं कि कितने ऑब्जेक्टिव्स आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था शुरू में। जैसे ये एक पैसेज दिया हुआ था और ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिना पढ़े भी आप इसका आंसर दे सकते थे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि गाछ वृक्ष का अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल इसका आंसर सही है, पेड़ पौधे, है ना। पेड़ पौधे की हम लोग गाछ वृक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, तो पढ़िए। जो पेड़ पौधे हैं उसके पत्ते होते हैं, फल भी वो देते हैं, फूल भी देते हैं, क्या नहीं होते उसके? दांत। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसायन करते हैं या फिर रसपान करते हैं? ठीक, तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है। जड़ के द्वारा वे रसपान करते हैं, खनिज लवण वो ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? जड़। जड़ में जिसमें जाइलम वाहिनियाँ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पेड़ कब मर जाते हैं? तो मिट्टी न मिलने के कारण। ये जो ऑप्शन है, मिट्टी अगर नहीं होगा तो पेड़ तो जन्म ही नहीं लेंगे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही है, पानी ना मिलने के कारण। अगर हम पौधा लगा भी दें और उसको पानी ना मिले तो पौधा बिल्कुल मर जाएगा। ठीक है, दवा और खाद की उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब वापस से हमको इतना बड़ा दिया हुआ था जिसको हमको पढ़ के अगला क्वेश्चन लगाना था। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा कि धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है? तो बिल्कुल लक्ष्य भेद करता। आप यहाँ पढ़ सकते हैं क्या कि शुरू में लिखा हुआ था कि लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में प्रतीक विश्राम कैसा, लक्ष्य अति दुर्गम, ये वाला। अब ये लाइन पढ़ते हैं, धनुष से जो छूटता है बाण कब मग से ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य को या फिर लक्ष्य का ही भेद करता। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लक्ष्य का भेद करता है। तो ये लक्ष्य भेद बिल्कुल सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी में। लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या समझते हैं? लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या समझते हैं? तो आपको वो लाइन खोजना जहाँ पे लक्ष्य के पथिक लिखा हुआ हो। ठीक है, तो इसका जैसे आंसर है ये फूल बिल्कुल सही है। यहाँ पर पढ़ते हैं कि किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन भी मानते हैं। क्या मानते हैं? सुमन। और सुमन का मतलब होता है पुष्प, पुष्प फूल। ठीक है, तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जैसे बाल रवि की किरणें कैसी होती है, तो आप ये पढ़े होंगे। तो ये लाइन जो है, बाल रवि की स्वर्ण किरणें, तो कैसी किरणें होती है? स्वर्ण किरणें। तो ये बिल्कुल स्वर्ण आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? तो आंसर बिल्कुल सही है, लक्ष्य तक पहुँचे बिना उसे विश्राम नहीं करना चाहिए। चलिए अब आते हैं व्याकरण वाले सेक्शन में। क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया, दो ही चीज़ हो, कर्ता और क्रिया, तो उसको कौन सा बोलता है, वह कौन सी क्रिया होती है? तो बिल्कुल सही आंसर है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कौन क्रिया है? ठीक है, तो आपको सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया सबके बारे में जानना चाहिए था। तो आप सकर्मक, जैसे इसका आंसर टिक किया हुआ है, सकर्मक वो लड़की की हुई है, तो सकर्मक का मतलब क्या होता है? जिसमें कर्म उपस्थित हो। पता करिए क्रिया से पूछ के कि क्या पढ़ रही है या फिर क्या पढ़ रहा है, तो आंसर मिला पुस्तक, मतलब बिल्कुल सही आंसर है सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन सा है? ठीक है, क्रियापद, क्रिया मतलब कार्य। ठीक है, जैसे आंसर लगाया गया किसान, तो ये वाला जो है वो क्या है? गलत है। क्यों? किसान तो करता है, यहाँ पे खेत जोतने का काम कर रहा है कौन? किसान। तो कौन से आंसर आया, इसलिए कौन को हम लोग क्या कहते हैं? करता। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है? क्रिया। और इसका आंसर जो है वो होगा जोत रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे एक जोत भी है, बट जोत का जो है वो संज्ञा भी हो सकता है। अगर जोतना रहता तो ये आंसर हो जाता, बट यहाँ जोतना नहीं है, इसलिए ये आंसर ना होके जोत रहा है आंसर होगा। ठीक है, तो एक गलती हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे 12वां क्वेश्चन में मेरे पास लिखा हुआ है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर, रमेश हंस रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी लगभग सकर्मक क्रिया। माँ भोजन बना रही है, क्या बना रही है? तो भोजन। मैं शरबत पी रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ? शरबत। वह गीत गा रही है, क्या गा रही है? तो गीत। ये सब सकर्मक है, तो यही वाला आंसर सही है। ये कैसा है? अकर्मक क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंबर का एक अर्थ वस्त्र होता है और दूसरा क्या है? तो अंबर का दूसरा अर्थ आकाश होता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अनेकार्थी मतलब उसके समान अर्थ देने वाला नहीं है। तो श्वेत मीन सफेद, उजला और सफेदी सब होता है। तो श्याम बिल्कुल सही आंसर है, जो नहीं होता है उसका। श्याम मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हो काला, काला नहीं तो बट फिर भी काला के समान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव है? समुच्चय बोधक कहने का अर्थ होता है कि जो समूह को व्यक्त करेगा, अर्थात जिससे एक से अधिक का बोध होगा। ठीक है, समुच्चय बोधक अवयव। तो यहाँ पे जैसा आंसर पहले वाह लगाया गया था, तो ये भी गलत है। धीरे धीरे लगाया गया, ये भी गलत है। एक आंसर इसका होगा कौन सा? अथवा। जैसे अथवा हो गया, एवं हो गया, तथा हो गया। तो ये सारे शब्द से क्या होता है? समुच्चय बोधक अवयव का काम ये लोग करते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। जैसे 16वां नंबर है, पता नहीं वह डैश चला गया, अवयव चुनना है। तो यहाँ तब वहाँ ये सब कुछ नहीं, बिल्कुल कब आंसर लिखा गया और ये बिल्कुल सही आंसर है। अगर ऑप्शन में कहाँ रहता यहाँ के बदले तो वो भी हो सकता था, बट कब बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन सा वाक्य है? तो बिल्कुल सही आंसर है, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, जैसे कैसा? जिसमें भी आपको की दिखाई दे, मतलब वो मिश्र वाक्य है। जैसे मैंने कहा कि, तुमने कहा कि, आगे के सेंटेंस भी साथ में रहेंगे। जैसे गांधी जी ने कहा कि हिंसा मत करो, गांधी जी ने कहा कि सत्य बोलो। तो ये जो की लगा रहता है उसमें क्या बोलता है? उसको मिश्र वाक्य हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर आते हैं। अगला नंबर लिखा हुआ है कि प्रतिदिन कौन समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? ठीक है, अब हम प्रतिदिन को चुनते हैं। यहाँ पे जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो जैसे इसमें अवयवी भाव लिखा गया तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अवयवी भाव क्या होता है? जिसका पूर्व पद या प्रथम पद, ठीक है, प्रधान हो और समस्त पद जो वो क्रिया विशेषण हो। तो जैसे मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, ठीक है, तो नहाने की विशेषता कौन बता रहा है? प्रतिदिन। तो ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए कौन सा? अवयवी भाव बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से बहुब्रीहि समास कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास हम लोग किसको बोलते हैं? तो बहुब्रीहि समास बोलते हैं जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद का मूल अर्थ जो है वो नहीं होगा, उसके अलावा कोई अर्थ, अन्य अर्थ हो जाए। तो जैसे इसमें लंबोदर लिखा गया है तो ये बिल्कुल सही है। लंबोदर किसको हम लोग बोलते थे? गणेश जी को, है ना, लंबा हो उदर जिसका। चलिए, क्योंकि बाकी सबका अर्थ सेम होता है, ठीक है, बट लंबोदर को हम लोग गणेश जी को लंबोदर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे है 20वां क्वेश्चन, तो लिखा है पक्षी आकाश में उड़ेंगे, कौन सा वाच्य है? तो ये जो वाच्य है, वाच्य का मतलब होता है बोलने का तरीका या फिर बोलने का विषय या फिर बोलने का क्या तात्पर्य हो रहा है, उसमें कौन सा प्रधान है। तो वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते थे। ये लिखा हुआ कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये तीनों। ठीक है, तो इसमें ये जो क्वेश्चन है, पक्षी आकाश में उड़ेंगे, उड़ने की क्रिया से आप क्वेश्चन करो कौन उड़ने वाला है, कौन उड़ेगा? तो पता आंसर आएगा कौन? पक्षी उड़ेगा। तो इसका आंसर बिल्कुल कर्तृवाच्य होता, कर्मवाच्य लगाया गया है जो क्या है? गलत है। ठीक है, कैसे? अब जैसे हम कर्तृवाच्य का उदाहरण लें तो राम रोटी खाता है, कविता गाना गाती है, मैं यह काम करता हूँ। तो इसमें जो है ना कर्ता प्रधान है। तो यहाँ पक्षी आकाश में उड़ेंगे, कौन सा हुआ? कर्तृवाच्य हुआ, क्योंकि इसमें ये जो पक्षी है ये प्रधान है ना। उड़ने का फल किस पर पड़ रहा है? पक्षी पर पड़ रहा है, तो इसलिए ये जो है वो कर्तृवाच्य न कि कर्मवाच्य। तो इसका कर्तृवाच्य होगा। कर्मवाच्य कौन होता है? जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे राम से रोटी खाई जाती है या फिर राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। के द्वारा वाला या फिर राम से वाला जो रहता था वो होता था कर्मवाच्य,
और भाववाची किसको बोलते थे? जैसे बच्चे द्वारा सोया जाता है या फिर बच्चे जो है वो सोते हैं, तो उसमें क्या है ना, जैसे मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझसे उठा नहीं जा रहा, तो इसमें मुख्य अर्थ छोड़ के भाव पकड़ा जाता है कि भावना क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 का नंबर 1 सही है। बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था? तो एक ही तो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ? एकलौता, तो एक ही बेटा था। 21 का 1 हो गया। चलिए अब 22 देखते हैं। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो बिल्कुल सही आंसर है, सुस्त और बोधा सा था। अगला फादर बुल्के वाला दिया हुआ है, तो बुल्के की मृत्यु जो वो किस रोग से हुई? तो यहाँ बिल्कुल लिखा हुआ है क्या? जहरबाद, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि विधान का क्या अर्थ होता है? तो विधान का जो अर्थ है वो यहाँ पे विद्या लगाया गया है, बट ये होगा नहीं। विधान मतलब होता है किसी भी कार्य को करने का तरीका, उसका नियम। ठीक है, किसी भी कार्य को किस प्रकार से किया जाता है, कार्य करने का तरीका को हम लोग विधान बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई थी? अगला क्वेश्चन ये हमारा 25 का। तो बिल्कुल हारील की लकड़ी की, हारील पक्षी की तरह हो गई थी। क्यों? क्योंकि हारील पक्षी जो है वो लकड़ी को छोड़ना नहीं चाहते, वो लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखते हैं और वो उन्हें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते, उसके पंजे में। उसी तरह से गोपियां भी कृष्ण को अपने मन में बिठा कर रखी हुई थी, उनसे अपना मोह नहीं छुड़ा पा रही थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ नंद नंदन। नंद नंदन मीन्स नंद के पुत्र, और नंद के पुत्र किसको कहा गया? कृष्ण को, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, ये जो पदांश लिखा हुआ है वो बोला गया है किस कविता का अंश है? ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, उत्साह कविता का ये पदांश था। अगला क्वेश्चन है, कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? तो फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है घेर घेर घोर गगन। गगन मीन्स आसमान होता है, तो पूरा आकाश घेरने को कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28 हो गया। कैप्टन कौन थे? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैप्टन कौन थे? चश्मा बेचने वाला, बिल्कुल सही आंसर है। लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि वो पहले ही एक बार खीरा खाने से इनकार कर चुके थे, इसलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया। बिल्कुल सही आंसर है। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो बिल्कुल आंसर सही है, शहनाई बजाते थे। मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? जैसे इन पहले लगाया गया जैसलमेर, ये गलत है। कानपुर लगा दी, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर क्या सही है? अजमेर। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक, क्या था ये? लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, भानपुरा गांव में, लेकिन अपने पिता के काम की वजह से उन्हें अजमेर में रहना पड़ा, एक 2 मंजिला मकान में, और वहीं पर रहकर उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई पास की थी। अगला क्वेश्चन है, परशुराम के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर अजमेर। परशुराम के गुरु, जैसे टिक लगाया गया, भगवान शिव, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि नागार्जुन को मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है? कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो इसका आंसर जैसे भक्ति लगाया गया, तो ये गलत है, क्योंकि नागार्जुन को मैथिली भाषा में यात्री कहा गया था। ठीक है, क्या? यात्री। अगला क्वेश्चन, मृग तृष्णा का क्या अर्थ है? मृग तृष्णा का मतलब छलावा, बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि मृग तृष्णा का मतलब मृग मरीचिका भी होता है, जो लगता है कि वहाँ पर है बट वो होता नहीं है, तो बिल्कुल छलावा। अगला बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? चट्टान जैसी भारी, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि मुख्य गायक जो थे उसका आवाज़ में भारीपन था, कड़क था और एकदम गंभीर स्वर था उसका। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भोलानाथ के सिर में क्या था? तेज दर्द, ये सब बिल्कुल, ये घुंघराले बाल जो आंसर लिखा गया ये बिल्कुल सही था, जिसके बाद वो भभूत लगाते थे, इसलिए उसके पिताजी उसे प्यार से भोलानाथ कहते थे। कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? तो बारात का, बिल्कुल आंसर सही है। फाइनल 2 आंसर लास्ट। ठीक है, तो लिखा गया जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? दिल्ली में, बिल्कुल सही, इंडिया गेट के आगे में था। कहाँ पे? इंडिया गेट के सामने। ठीक है, अब गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो सिक्किम की, तो बिल्कुल सही है। जैसे आसाम का कहाँ पर है? तो दिसपुर है ना। और मिजोरम का कहाँ पर है? तो मिजोरम का आइजोल है। और जैसे अरुणाचल प्रदेश है जिसमें उगते सूर्य का पर्वत भी है, तो अरुणाचल का ईटानगर है। ठीक है, ईटानगर। चलिए
तो इस तरह से अब आप अपना पूरा फाइनल स्कोर चेक कर सकते हो 40 क्वेश्चन के आंसर में कि आपको कितना मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आ जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।